द आउटलाइन फॉर टुडेज़ लेसन इज़, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देन हम बात करेंगे कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है। और इसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आखिर में हम डिफरेंस करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम को जानना या इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना क्यों ज़रूरी है। और आखिर में समरी भी होगी। इस वीडियो लेसन को देखने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कर सकें इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क कर सकें और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन खुद लिख सकें। और आखिर में वो बयान कर सकें कि कौन से बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 9 SSC 2 का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम आज डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है और इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पर इस कंसेप्ट डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, जबकि इनकम्प्लीट रिएक्शन कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है कि किसी केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट रिएक्टेंट्स होता है और दूसरा कंपोनेंट प्रोडक्ट कहलाता है। तो याद रखिए कि रिएक्टेंट क्या होता है। द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। के रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और उसके नतीजे में जो नए चीजें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर एक रिएक्शन कोट किया है। मीथेन और ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन होगा इनके दरमियान तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होंगे। यानी मीथेन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो वाज़ेह करके बताई गई है वो है ये साइन ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम ये अलामत या एरो यूज करते हैं, जिसे आप टेक्निकल लैंग्वेज में साइन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये वो स्टेट होती है किसी रिएक्शन की कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएं। यानी स्टेट ऑफ ए रिएक्शन in which forward and reverse reactions take place at the same rate। याद रखिएगा मैंने बात कही कि forward and reverse reactions take place at the same rate, यानी वो हालत होगी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखें तो इसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। 2NO + O2 मेक्स 2NO2। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर इसी का रिवर्स देखें तो ये देखें प्रोडक्ट दोबारा अगर डिकम्पोज होगी तो अपने उन्हीं कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 2NO2 दैट विल बी डिकम्पोज्ड एंड विल फॉर्म 2NO + O2 विच आर द सेम रिएक्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो पहले से फॉरवर्ड रिएक्शन के ये रिएक्टेंट्स थे। तो एक वक्त आता है कि जब ये जो प्रोडक्ट्स का बनना और टूटना है ये अमल बराबर हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तब हम कहते हैं कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। अब बात करते हैं एक कंप्लीट रिएक्शन की और इनकम्प्लीट रिएक्शन की कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा और इनकम्प्लीट रिएक्शन किसे कहेंगे। कंप्लीट नाम से जाहिर हो रहा है मुकम्मल रिएक्शन, यानी जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और
मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देंगे। A reaction in which all reactants have been converted into products। तो यहाँ पे आप देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, ये कंबशन रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर मैं कहूं कि कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन रहा है या कोई रिएक्शन इनकम्प्लीट है तो उससे मुराद ये होगा कि मुकम्मल नहीं हुआ, यानी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनने थे वो नहीं बने। केमिकल रिएक्शन का मकसद यही होता है कि हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल करें, लेकिन इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा तो वो प्रोडक्ट्स वैसे नहीं बनेंगे जैसे कि हम चाहते थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये कंबशन प्रोसेस प्रॉपरली ना हो तो नतीजतन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बनने के। तो मैनी केमिकल रिएक्शंस इन द इंडस्ट्री डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर फॉर्म्ड। प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर to reform reactants. These are reversible reactions basically. In case of incomplete reactions, carbon monoxide and or hydroxide is produced instead of carbon dioxide. इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आप गौर कीजिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अगर उसका नेचर रिवर्सिबल है तो यहाँ पे एक साइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कि देखें ये फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है बैक वक्त। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है जो एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, यानी जो हम चाहते थे, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थी वो हमें अचीव नहीं हो पाई। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे ये V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसे कहते हैं और 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर, ये क्या है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। यहाँ पे V2O5 यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कैटलिस्ट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। समझाने का मकसद ये है कि उन रिक्वायरमेंट्स का पूरा करना ज़रूरी होता है, और अगर वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली पूरी ना हो तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता, या इनकम्प्लीट रह जाता है, या वो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें हमें बार बार प्रोडक्ट्स को बनाना होता है। तो ये V2O5 एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बराह रास्त किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। It speeds up the chemical reaction without getting involved in it. So it is called catalyst। और टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का पूरा करना बेहद जरूरी होता है ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्मूथली रन होता रहे। और एक केमिकल इंडस्ट्री में जब हम कोई खास प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है इस अमर की कि जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स बनाएं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहे ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सके। इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को ज़रा देखिए। मिसाल के तौर पर एक फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसमें ये कंपोनेंट बी और सी इन्होंने मिलकर ए बनाया है, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर इसी का रिवर्स देखें तो वही ए जो है, जो कि पहले भी मैं पिछली स्लाइड्स में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वही जो कंपोनेंट ए बना है या प्रोडक्ट बना है वही अगर दोबारा डीकम्पोजिशन उसमें होगी तो वो रिवर्स रिएक्शन ही कहलाएगा, यानी जो फिर से हमें बी और सी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे सिम्त देखने की खास जरूरत है कि रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड मींस रिएक्शन दैट मेक्स प्रोडक्ट, इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन गोइंग बैकवर्ड कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं दोबारा रिएक्टेंट्स बना लें तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो जाए यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड स्टेट में हमें हासिल हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें गैस की फॉर्म में हासिल हुआ है। ये स्टेट्स होती हैं जी और ये एस, याद रखिएगा। कई दफा केमिकल रिएक्शन में आपको ये लिखे हुए ये नजर आएंगे इसी चैप्टर में भी और आने वाले चैप्टर्स में भी। तो स्टूडेंट्स ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके साथ साथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान ये कुछ अहम
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, वो प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट्स पैदा कर लेगी या रिएक्टेंट को बनाएगी। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो इनिशियल स्टेजेस पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत तेज होता है, बाद में जाके स्लो भी हो सकता है या कंसिस्टेंट ना रहे, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन हमेशा जीरो से शुरू होता है इन द बिगिनिंग और बाद में ये इसकी स्पीड जो है इंक्रीज कर जाती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। देखिए जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं तो उतने लिहाज से आखिरकार प्रोडक्ट बनते बनते वो ग्रेजुअली रिएक्शन स्लो हो जाता है, जबकि इट ग्रेजुअली स्पीड्स अप। अब ये रिवर्स रिएक्शन है तो जाहिर बात है पहले 0 पॉइंट पे था तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए ये स्पीड अप होगा ग्रेजुअली। तो ये अहम सवाल है, फेडरल बोर्ड या कोई भी बोर्ड के एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, तो आप इसको जरूर ज़हन-नशीन कर लें। अब यहां पे आप इरिवर्सिबल रिएक्शंस, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स व्हिच कैन नॉट रिवर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स। यानी जो भी रिएक्शन हुआ है वो एक कंप्लीट नेचर का है। अब उसमें जो प्रोडक्ट बनी है दोबारा उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, ना वो दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगी, तो वो एक इरिवर्सिबल, नाम से जाहिर है इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो पाए तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम और हीट देना जरूरी है और प्लेटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी जरूरी है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम ग्राफ, यहाँ पे ये स्टडी करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपको इसका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए कि कभी कभार आपको एग्जाम में एक ग्राफ दे दिया जाता है जिसको आपको ने डिस्क्राइब करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आप टाइम को देख सकते हैं, मिनट्स में है, और वाई एक्सेस पे रिएक्शन के रेट को आप देख सकते हैं। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं यूज किया उन्होंने, लेकिन एक डायरेक्शन है। आप देखें जो टाइम है यहाँ पे देखिए, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है ये रिएक्शन, आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज कर रहा है। यानी रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो हमेशा 0 से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें देखिए क्या होता है कि इनिशियली वो स्पीड अप होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। लेकिन ये दोनों, चाहे वो रिवर्स रिएक्शन हो या फॉरवर्ड रिएक्शन हो, एक वक्त आता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, जिसमें क्या होता है, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तभी तो हम इसको नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का या कीमियाई तवाजुन का, तवाजुन, बैलेंस। इसके बाद आप देखिए एक और ग्राफ, यहाँ पे एक टाइम, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे वही वैसे का वैसा है और कंसंट्रेशन है जी यहाँ पे। तो आप देखें कि वक्त के साथ साथ जब हमने देखा कि एक प्रोडक्ट बनी थी N2O4, अगर रिवर्स रिएक्शन में जा रही है तो इनिशियली उसकी स्पीड स्लो है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो स्पीड ज्यादा होती जाती है रिएक्शन की। जबकि दूसरी तरफ आप देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि कंज्यूम हुई थी N2O4 बनाने के लिए, वो क्या हो रही है कि वक्त के साथ साथ उसमें कमी वाक़ई होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया है जहां पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो चुका है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो ये इस तरह का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। आगे बात करते हैं जी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जानना या इसकी नॉलेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, व्हाई एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इन द केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे केमिकल से डील करना होता है, रिएक्शन करवाने होते हैं, तो इसलिए हमें इसका नॉलेज होना या अंडरस्टैंडिंग होना केमिकल इक्विलिब्रियम की जरूरी है। As chemical reactions are involved in some of the stages in the commercial production of many important chemicals such as ammonia and sulfuric acid etc.
क्योंकि केमिकल रिएक्शंस ही हैं जिनकी बदौलत हम यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या इसी जैसे मिलते जुलते सब्सटेंसेस हम जब इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी प्रोडक्शन के लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी केमिकल रिएक्शन को हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें, उसमें से आउटपुट मैक्सिमम ले सकें, जो कि केमिस्ट का एम होता है किसी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करने के लिए या परफॉर्म करवाने के लिए। ये इसलिए हमारे जानना जरूरी है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, आइए इसको समराइज करते हैं। तो हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि ये वो स्टेट होती है रिएक्शन की जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और एक कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें तमाम तर रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। और इनकम्प्लीट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनता तो है, लेकिन ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है अपने रिएक्टेंट्स में, और इसके नतीजे में ज़्यादातर मिक्सचर बनते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बार बार होता है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।